ओस्लो नॉर्वे से फैसल नवाज चौधरी ने अपना अफसाना अरसाल किया है। उन्वान है पहली बरसी। हर साल अपने वालिदैन से मिलने पाकिस्तान जरूर जाता हूँ। रोजाना सुबह का नाश्ता अपने वालिद के साथ सहन में चारपाई पर बैठकर करता हूँ। यूं ही नाश्ते का वक्त होता है, बहुत सारी चिड़िया, रोलियां और कव्वे हमारे मकान के छत के झिरंगे पर आ बैठते हैं। उनसे परिंदों को कोई खौफ नहीं होता। यूं ही वालिदा साहिबा वालिद को ताजा रोटी पर मक्खन रख कर देती तो साथ में 2-4 गालियां भी होती, क्योंकि वालिद साहब मक्खन वाली आधी रोटी खुद खाते और आधी रोटी परिंदों को दे देती, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके। वालिदा साहिबा उन्हें चिढ़ाने के लिए कभी खब्बी यानी बाबा कावा वाला भी कह देती, लेकिन वालिद साहब सब गालियों और बातों को नजरअंदाज करते हुए कहते, इन परिंदों का भी हम पर कुछ हक है। फिर अचानक मैं जिंदगी में पहली मर्तबा गरीब हो गया। वालिद साहब इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। आज उनकी पहली बरसी थी और मैं पाकिस्तान आया हुआ था। न घर में वो रौनक थी, न माँ की वो गालियां। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। माँ ने सुबह मेरे लिए चारपाई पर नाश्ता रख दिया। मैंने छत पर नजर दौड़ाई तो आंखों से आंसू निकल आए। वहां कोई चिड़िया, न कोई लाली और न ही कोई कौवा नजर आया। बिल्कुल खामोशी थी। मैंने एक नजर मक्खन वाली रोटी पर डाली और माँ से पूछा, अम्मा सब चिड़िया कहाँ चली गईं? माँ कहने लगी, नवाज पुत्र, अब तुम लोगों ने बंदूकें जो खरीद ली है। अगला अफसाना एक निष्ठक से कम नहीं, जरूर सुने, मिस ना करें। सलीम फारूकी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है एहसान। मुल्क सैलाब की आफत से दूचार था। हमारी रसाई तंजीम इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मुतासरीन में इमदादी अशिया की भरपूर तकसीम जारी थी। मुतासरीन के नुकसान का अजाला तो मुमकिन न था, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में उनका गम तो बचाया जा सकता था। रिफाई तंजीमें वही कर रही थी। मैंने अपने शहर में शहरियों की जानिब से इमदादी सामान जमा करने पर मामूल था। लोग दिल खोल कर अतिया दे रहे थे, लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने तो जैसे हमारे दिल को मुट्ठी में लेकर खींच दिया था। वो प्लास्टिक की एक बोतल में 1.5 लीटर के करीब
पेट्रोल लेकर आ गई। कहती थी ये पेट्रोल घर के जनरेटर वाला नहीं है, मैंने अपनी गुल्लक के पैसों से इसे खरीदा है। हमने उसे समझाना चाहा कि बेटी, सैलाब मुतासिरीन को पेट्रोल नहीं, पीने की पानी की जरूरत है। तुम इस बोतल में पानी भी ले आती। कहने लगी ये सैलाब मुतासिरीन के लिए नहीं है, बल्कि हमारे सियासी लीडरों के हेलीकॉप्टर के लिए है। वो इन हालात में भी हेलीकॉप्टर पर इमदादी सरगर्मियों की जगह सियासी सरगर्मी जारी रखे हुए हैं, जो हम पर एहसान है। अगला अफसानचा शर्मा ना बोली। शाहना जावेद का अफसानचा सुनते ही उन्वान है हलफ। फूला उरूसी फूलों से महक रहा था। वो घबराई शर्माई फूलों से लदी खुशबू में नहाई अपनी मिजाजी खुदा के लिए सरापा इंतजार बनी बैठी थी। उसकी आमद पर वो शर्मा कर मजीद सुकड़ कर बैठ गई। उसकी दूल्हा ने बिस्मिल्लाह कहकर घूंघट उलट दिया और बेसाख्ता माशाअल्लाह के अल्फाज उसकी जुबान से अदा हुए। लेकिन अचानक वो उठा और ताक से कुरान पाक लाकर उनके हाथों में किया और कहा, सुनो, क्या तुम हल्फ उठा सकती हो कि तुम्हें किसी भी मर्द ने नहीं छुआ है? उसने घबराए हुए हल्फन कहा, मेरा अल्लाह गवाह है, मुझे आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ। उसके शौहर ने खुशी से झूमते हुए उसे गले लगाकर चूमने की कोशिश की। तब वो एक झटके से अलग और एक तरफ रखा, कुरान उठा लिया और तेज लहजे में बोली, मैंने मर्द से शादी की थी, इसलिए मुझे वापस जाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। परवेज़ बिलग्रामी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह उर्दू अदब के हवाले से और बच्चों के अदब के हवाले से मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। माशाल्लाह यूट्यूब में भी इनका चैनल में देखता रहता हूँ, सब्सक्राइब भी करता हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है और गालिबन मोनेटाइज भी शायद हो चुका है, तो आमदनी का जरिया भी हो गया है। क्या बात है भाई, हम दोनों यूट्यूब से ही चल रहे हैं, क्या बात है। तो सर ये जो कुछ बताएंगे आज का ये माशाल्लाह किताबी मेले में आप आए, कैसा लग रहा है? कुतुब मेला की हर दौर में ज़रूरत रही है और ये 17 साल से कराची के अदब को सामने लाने में, उभारने में, नए कलमकारों को सामने लाने में इस कुतुब मेले का बहुत अहम किरदार रहा है। और इस कुतुब मेले की वजह से अदब की जिस तेज़ी से तरवीज हो रही है और किताबें लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं, ये इक़दाम काबिले क़द्र है और उम्मीद है कि हमारी आने वाली नस्ल भी इसी तरह से किताबों को खरीदती, घरों तक पहुंचाती रहेगी, नए कलमकार आते रहेंगे। सर ये जो एक आपके एक गोशे गुजार करना चाह रहा हूँ कि बच्चों के अदब का समझे कि इस तरीके से वो मकाम नहीं दिया जा रहा जो इसका हक है। बड़े बड़े मॉर्निंग शो में, बड़े बड़े टीवी शो में बच्चों के अदीबों को नहीं बुलाया जाता, बड़े अदीबों को बुलाया जाता है। तो जहाँ बच्चों के अदीबों को बुलाने की ज़रूरत होती है, वहाँ शोभा अगर जो बच्चों का अदब की कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे बड़े अदीब जो होते हैं, 50 साल से लिख रहे होते हैं, वो डेरा जमा हो जाते हैं। बच्चों के अदब में बड़े बड़े अदीब जितने भी है वो डेरा जमा होकर आ जाते हैं, वो बच्चों के अदीबों का इस्तेसाल होता है।
تو سر یہ آپ کیا کہنا، کچھ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس وقت اگر غیر نظر سے آپ دیکھیں گے تو ایک اہم بات یہ نظر آئے گی کہ اس وقت بڑوں کے ادب سے زیادہ تیزی سے بچوں کا ادب ترقی کر رہا ہے۔ بڑوں کا جو ادب تھا وہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ رک چکا ہے، وہ ایک ٹھہر سا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سال بھر کی پبلیکیشن نکال کر گن کر دیکھیں کہ بڑوں کے ادب میں کتنے ناول آئے، کتنے افسانوی مجموعے آئے، اور اس کے بعد آپ جب ادھر دیکھیں گے بچوں کے ادب کی طرف، بھلے کتابیں چھوٹی ہوں لیکن زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں اور گھروں تک بھی پہنچ رہی ہیں، تو بچوں کے ہی کتابیں زیادہ گھروں تک پہنچ رہی ہیں۔ سر یہ جو بچوں کا ادب جو ہے، اس کے جو بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، میں آپ کو یہی گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے جو 50 سال سے پہلے اگرچہ انہوں نے کچھ بچوں کے لیے لکھا ہے، تو ابھی اس درمیان اس کو سمجھے کہ کوئی صدر محفل بنایا جاتا ہے، کوئی مہمان خصوصی بنایا جاتا ہے، بڑے بڑے اسلام آباد میں اس کو بائی ایئر کی ٹکٹیں دے کے بلایا جاتا ہے، اور یہی بچوں کے ادیب، یہی بچوں کے قلمکار اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یہ انہی سے پوچھا جائے کہ یہ تو بڑے بڑے جو LA کانفرنس ہوتی ہے، بڑی بڑی جو عالمی مشاعرے ہوتے ہیں، وہاں جا کے تو ڈیرا جمع ہو کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بچوں کے ادیبوں کو نہیں بلایا جاتا ہے، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ جو اس طریقے سے استحصالی عناصر یہ قابض ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، تو سر یہ بچوں کے ادب کا اس طریقے سے استحصال کرنا یہ اچھا ہے کیا؟ رہا سوال کہ بچوں کے ادیبوں کو جو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی دور میں جب ہم اپنے دور کو دیکھتے ہیں، 80 کی دہائی 70 کی دہائی جب ہم دیکھتے ہیں، اور اس دور میں اہمیت حاصل تھی تو بڑوں کے ادیبوں کو، چھوٹوں کے بچوں کے ادیبوں کو اس لیے اہمیت حاصل نہیں تھی کہ بچوں کا ادب لکھنے والے کم تھے، اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ سب سے مشکل امر یہ ہے بچوں کے لیے ادب تخلیق کرنا۔ بڑوں کے لیے جب آپ ادب تخلیق کرتے ہیں تو بہت آسانی سے کوئی بھی زبان استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو 10 بار لائنوں کو کاٹتے ہیں، 10 بار لکھتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک چھوٹی سی کہانی بنتی ہے۔ زبردست۔ لیکن اہمیت اس لیے نہیں دی گئی کہ بچوں کے ادیبوں کے پس پناہی نہیں کی جا رہی تھی، پہلے بھی اور آج بھی پس پناہی نہیں کی جا رہی تھی۔ بچوں کا ادب ہمارے اردو میں خود بخود پنپتا رہا، اور یہی بات ہمارے پاکستان کے ادبی دنیا میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو یہی بات نظر آتی ہے کہ بچوں کے ادیبوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اور جبکہ سب سے زیادہ مشکل امر ہی بچوں کا ادب تخلیق کرنا ہے، کیونکہ بڑوں کا ادب تو ان کے دماغی حیثیت کے مطابق بہت آسانی سے تخلیق کر لیا جاتا ہے، لیکن جب بڑا دماغ بچوں کے لیے ادب تخلیق کرتا ہے تو اسے خاصی دشواری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے ادیب کم ہوئے، اور جو ہوئے وہ اہم ہوئے۔ انشاءاللہ یہ تحریکیں جاری رہے گی، اور جو سوئی ہوئی تحریکیں ہیں وہ بھی اللہ نے چاہا وہ بھی جاگے گی اور مسلسل کام کرے گی، کیونکہ راستے ملتے نہیں ہیں، راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، راستے بنائے جاتے ہیں، باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا گندا ہونے سے بہتر ہے کہ پورے معاشرے کو صاف ستھرا کیا جائے، تو ہمیں آگے آنا چاہیے، آواز حق بلند کرنی چاہیے، سچ ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور استحصالی عناصر یہی پڑے رہیں گے، یہیں پہ ڈوب جائیں گے، انشاءاللہ اپنا حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔